हेलो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम आपको बताएंगे मल्टी इफेक्टिव ऑपरेटर के बारे में, जिसको शॉर्ट में एमडब्ल्यू प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें हम जानेंगे इस डायग्राम की सहायता से इसके कंस्ट्रक्शन को, फिर इसके वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल को, फिर इसके इकोनॉमी को। इसके पहले हम लोग पढ़े थे सिंगल इफेक्टिव ऑपरेटर के बारे में। अगर सिंगल इफेक्टिव ऑपरेटर से ऑपरेशन प्रोसेस होती है तो हमको मल्टी इफेक्टिव ऑपरेटर की जरूरत क्यों पड़ी, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो इसकी जो इकोनॉमी हम लोग निकालेंगे तो उससे आपको आइडिया निकल जाएगा कि सिंगल इफेक्टिव ऑपरेटर बेटर है या मल्टीपल इफेक्टिव ऑपरेटर बेटर है। ठीक है, तो इसको जानने के लिए आप सेशन के लास्ट तक बने रहेगा। और हमारे कुछ व्यूअर ऐसे भी हैं जिन्होंने कमेंट करके स्पेशली पूछा था कि सर मल्टी इफेक्टिव ऑपरेटर के ऊपर आप वीडियो कब बना रहे हैं, तो मैंने उनको बोला था वेट करिए, तो वो हमसे जुड़े, इसके लिए धन्यवाद। उनके लिए स्पेशली आज का सेशन मल्टी इफेक्टिव ऑपरेटर के ऊपर। तो चलिए समझते हैं मल्टी इफेक्टिव ऑपरेटर को। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो मल्टी इफेक्टिव ऑपरेटर जो नाम लिखा हुआ है इसकी मीनिंग क्या होती है। तो हम लोग जानते हैं ये ऑपरेटर को कि ऑपरेटर होता क्या है। ये ऑपरेटर के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि ऐसा इक्विपमेंट जिसका इस्तेमाल ये ऑपरेशन के लिए किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये ऑपरेटर। ऑपरेशन भी एक इसमें शब्द आ रहा है। तो ऑपरेशन क्या है, किसी भी जो सोल्यूशन से या किसी भी वीक लिकर से जो सॉल्वेंट को जो रिमूव करते हैं, उसको कंसंट्रेट करते हैं, तो क्या होता है वो जो प्रोसेस होती है क्या होती है, ऑपरेशन प्रोसेस होती है। और ये ऑपरेशन प्रोसेस किसके अंदर परफॉर्म होती है, किसी ना किसी ऑपरेटर के अंदर परफॉर्म होती है। तो यहाँ पर है ये ऑपरेटर और यहाँ पर है मल्टीपल, क्या है, मल्टीपल इफेक्टिव ऑपरेटर। तो मल्टीपल मतलब क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा जब ऑपरेटर का हम लोग इस्तेमाल ऑपरेशन के लिए करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम देखिए कितने ऑपरेटर लिए हैं, ये ऑपरेटर 1, ये ऑपरेटर 2, ये ऑपरेटर 3। तो इसमें क्या है, दो से ज्यादा है। जब दो या दो से जब ज्यादा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं। तो हम यहाँ जो ऑपरेशन करने वाले हैं, कितने इफेक्ट में करने वाले, 3 इफेक्ट है। ये पहला इफेक्ट है, दूसरा इफेक्ट है और ये तीसरा इफेक्ट है। 3 ही ऑपरेटर हमने लिया, इसीलिए इसका नाम रखे मल्टीपल इफेक्ट ऑपरेटर। तो नाम की मीनिंग को तो आपने समझ लिया। इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, मल्टी इफेक्टिव ऑपरेटर को एमडब्ल्यू बोला जाता है। तो अब समझते हैं मल्टी इफेक्टिव ऑपरेटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो मल्टी इफेक्टिव ऑपरेटर की जो बनावट होती है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको जो प्लान को देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मल्टी इफेक्टिव ऑपरेटर में जो फीड है कहां से जा रहा है, कंसंट्रेट कहां से निकल रहा है, इसमें कैसी प्रोसेस हो रही है। लेकिन अगर आप इस डायग्राम को समझ लेते हैं तो इंडस्ट्री में भी अगर आप मल्टी इफेक्टिव ऑपरेटर प्लांट को देखेंगे तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर प्रोसेस क्या हो रही है और कितने स्टेप में हो रही है, कितने इफेक्ट का आपका प्लांट है, डबल इफेक्ट का है, ट्रिपल इफेक्ट का है कि फोर्थ इफेक्ट का है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो मल्टी इफेक्टिव ऑपरेटर जो प्लांट है इसका जो स्कोप है बहुत ही ज्यादा है और इसको बहुत सारे इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, जो फूड इंडस्ट्री होता है उसमें इस्तेमाल होती है, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में, मतलब बहुत सारे इंडस्ट्रियों में जो मल्टी इफेक्टिव ऑपरेटर का इस्तेमाल बहुत बड़े स्केल पे किया जाता है। ठीक है, तो आप किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी प्लांट में जब काम करते हैं तो मल्टी इफेक्टिव ऑपरेटर के बारे में अगर जब जानते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसके कंस्ट्रक्शन की वजह हम बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, मल्टी इफेक्टिव ऑपरेटर में ये ऑपरेशन करते हैं। तो ऑपरेशन के लिए हमको क्या चाहिए, एक ही ऑपरेटर चाहिए। तो मैंने यहाँ लिया है 3 ही ऑपरेटर। ठीक है, इसमें जो पहला ही ऑपरेटर है, दूसरा है और तीसरा है, ये तीनों क्या है, सेल एंड ट्यूब टाइप के वर्टिकल क्या है ये ऑपरेटर है, जिसमें इसकी जो आउटर जो बॉडी है, आउटर बॉडी जो ब्लैक कलर की जो दिख रही है पहले ऑपरेटर की, ये क्या है, सेल है। और जो ये आपको इनर जो ऐसे दिख रहा है, रॉड जैसा दिख रहा है, ये क्या है, ट्यूब है, जो आपको रेड कलर से दिख रहा है। ठीक है, ये ऑपरेटर के अंदर जो अरेंजमेंट होता है, एक पॉइंट होता है जहां से हम क्या करते हैं, हीटिंग सोर्स दे सकते हैं। जैसे कि हम लोग इसमें देंगे स्टीम देंगे इसको हीट करने के लिए, यहां से इसमें फीड देने का अरेंजमेंट होता है। और यहां से जो भी हीटिंग सोर्स हम देते हैं तो उसका जो वेस्ट जो होता है, जो उसका जो कंडेंसेट होता है, उसको हम यहां से निकाल सकते हैं। और इसके अंदर जो भी गैसेस अगर जो जनरेट हो रही है तो उसको निकालने के लिए यहाँ पर एक वेंट लाइन होती है। तो एक ऑपरेटर का पूरा सेटअप होता है और इसमें नीचे जो प्रोडक्ट होता है, जो हमारा जो रॉ जूस है इसके अंदर हम फीड किए या जिस भी वीक सोल्यूशन को हम इसके अंदर फीड किए और कंसंट्रेट हो गया, वो अपने कंसंट्रेशन को प्राप्त कर लिया, तो उसको निकालने के लिए यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं जो हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो वही जो प्रोसेस होती है दूसरे ऑपरेटर के अंदर भी होती है, तीसरे ऑपरेटर के अंदर भी होती है। इसकी जो बनावट होती है तीनों की एक जैसी होती है। एक इसमें एक चीज अलग होता है कि जो फर्स्ट ऑपरेटर के अंदर हम क्या देते हैं, डायरेक्ट स्टीम देते हैं। दूसरे ऑपरेटर के अंदर हम क्या देते हैं, जो पहले ऑपरेटर का ही वेपर देते हैं। ठीक है, हीटिंग के लिए
जो दूसरा इवापोरेटर है उसका जो वेपर होता है वो तीसरे इवापोरेटर में हम लोग देते हैं हीटिंग के लिए। और यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, इसका फर्स्ट का जो वेपर दे रहे हैं हीटिंग के लिए, यहाँ पर जो कंडेंसेट भी जो जनरेट होगा तो ये क्या होगा, अपना जो फीड का है कंडेंसेट होगा, इसको हमने लिखा प्रोसेस कंडेंसेट, डी कंडेंसेट लिखा। ऐसे सेकंड में भी लोग क्या देख रहे हैं, सेकंड का जो वेपर दे रहे हैं इसमें दे रहे हैं, यहाँ भी जो निकलेगा ये निकलेगा प्रोसेस कंडेंसेट। और इसमें वेंट की जो सुविधा होती है और सब में हम लोग क्या है फीड देंगे अलग अलग से। तो ये हमने आज जो बनाया है एक पैरेलल फीड अरेंजमेंट जो होती है मल्टी इफेक्टिव ऑपरेटर के अंदर, वो ऐसा मैंने रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर होता है एक साइक्लोन सेपरेटर की, जो भी जो वेपर होगा उसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर सेपरेट करते हैं कि जो वेपर है उसको अलग सेपरेट किया जाए, और कोई भी हैवी पार्टिकल्स है या लिक्विड है तो उसको हम लोग सिस्टम के अंदर रिसाइकिल कर सके, तो उसको हम लोग इसको रिसाइकिल करने के लिए क्या भेजते हैं साइक्लोन सेपरेटर में, कि वेपर को अलग सेपरेट करे, जो हैवी मटेरियल उसको अलग सेपरेट करे। और इसके बाद होता है कि जो भी वेपर उसको कंडेंस करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक कंडेंसर चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक कंडेंसर लिया है। कंडेंसर में कूलिंग के लिए एक कूलिंग वाटर इनलेट और कूलिंग वाटर आउटलेट की फैसिलिटी होती है। कंडेंसेट वाटर जो होती है उसको निकालने के लिए यहाँ पर कंडेंस एक्सट्रैक्टिव पंप लगे होते हैं। अब जो पूरा जो एमी प्लांट होता है कहीं भी देखेंगे तो किस में होता है, वैक्यूम में होता है। वैक्यूम मेंटेन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, वैक्यूम पंप होना चाहिए, जो किससे कनेक्ट होता है, अपना कंडेंसर से कनेक्ट होता है। ठीक है, एक लाइन उससे किससे होती है, कंडेंसर से कनेक्ट होते थे। वैक्यूम पंप जैसे हम चलाते हैं तो पूरे सिस्टम में क्या होता है, धीरे धीरे वैक्यूम मेंटेन हो जाती है। कितनी होती है मैं इसको वर्किंग ऑपरेशन में बताऊंगा। तो ये तो होता है अपना पूरा सेटअप। अगर कई जगह आप ऐसा भी देखेंगे कि जो जितने भी ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर के ऊपर क्या होता है, एक साइक्लोन सेपरेटर लगा होता है। यहाँ भी साइक्लोन सेपरेटर लगा होगा और यहाँ पर ऑलरेडी लगा है। यहाँ पर हो सकती है इन दोनों के ऊपर, लेकिन जो डायग्राम हो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, आपको इजीली समझ में आए, इसलिए मैंने यहाँ पर स्किप कर रखा है। ठीक है, जो नीचे से यानी कि जो भी ऑपरेटर होता है इसमें हम जो फीड करेंगे उसको रिसर्कुलेशन करने के लिए यहाँ पर एक रिसर्कुलेशन पंप होता है। यानी जैसे कि यहाँ पर एक पंप है, यहाँ से जो वाटर है यहाँ और यहाँ से रिसर्कुलेट होकर इसके अंदर रिसर्कुलेशन होता है। ये तीनों ऑपरेटर के अंदर एक प्रोसेस होती है रिसर्कुलेशन का। तो ये अरेंजमेंट होता है। मैंने इसको स्किप किया है कि और मैं ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेट करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको आप एज्यूम करिए कि यहाँ पर एक रिसर्कुलेशन जो प्रोसेस है इसके अंदर होता रहता है और वेपर जनरेट होता है। ठीक है, भी आउटलेट होता है निकालने के लिए, कंडेंसेट को निकाले कंडेंसेट पंप, यहाँ पर वैक्यूम मेंटेन करने के लिए वैक्यूम पंप होता है। तो इस प्रकार से होती है एक मल्टी इफेक्टिव ऑपरेटर की बनावट। अगर इस ऑपरेटर की एप्लीकेशन की हम बात करें तो इसका इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट को कंसंट्रेट करने के लिए। किसी भी सोल्यूशन से अगर हमको सॉल्वेंट की और परसेंटेज कम करनी है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम को कम करना है, तो हम मल्टी इफेक्टिव ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी सोल्यूशन से अगर वाटर को क्या इवापोरेट करना है या सॉल्वेंट को इवापोरेट करना है और उसको कलेक्ट करना है, तो हम मल्टी इफेक्टिव ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर इसका एप्लीकेशन को हमको समझना है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके वर्किंग और प्रिंसिपल को जानना बहुत ही जरूरी है। तब हम क्या समझेंगे, इसके वर्किंग और प्रिंसिपल को समझेंगे। तो मल्टी इफेक्टिव ऑपरेटर की वर्किंग और प्रिंसिपल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि अब इसमें जो ऑपरेशन प्रोसेस होती कैसे है। तो ये क्या है, मल्टीपल स्टेज है, यानी कि जो स्टेज है ये कितनी है, 3 स्टेज में है। अपना जो ऑपरेटर जो प्लांट है इसमें जो पहला ऑपरेटर है, सेकेंड ऑपरेटर है, थर्ड ऑपरेटर। सभी ऑपरेटर के अंदर हमको जिस भी सोल्यूशन को ऑपरेट करना है उसको हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर फील कर लेते हैं। इसमें मान लीजिए हमने इसको पहले ऑपरेटर के अंदर भी सोल्यूशन को फील कर लिया, दूसरे ऑपरेटर के अंदर फील कर लिया और तीसरे ऑपरेटर के अंदर फील कर लिया। ठीक है, ये कहां तक फील करते हैं, ये अपना जो ट्यूब है, ट्यूब के अपर सरफेस तक तीनों में सेम फिल कर लिए। इसमें जो वीक सोल्यूशन है, वीक सोल्यूशन का जो मूवमेंट होता है वो ट्यूब के अंदर से, यानी कि ट्यूब के अंदर हमेशा क्या होगा, वीक सोल्यूशन होगा, जिसको कंसंट्रेट करना है। और जो आउटर साइड में क्या होगा, हीटिंग मीडियम होगा। क्या होगा, हीटिंग मीडियम होगा, जिसके द्वारा इसको हीट मिलेगी। ठीक है, इतना आप कंफर्म रहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार यहां से हमने जो वीक सोल्यूशन लिया तो ट्यूब के अंदर क्या होगा, जो वीक सोल्यूशन, इसमें भी जो ट्यूब के अंदर क्या होगा, वीक सोल्यूशन, और इसमें भी क्या होगा, ट्यूब के अंदर क्या होगा, वीक सोल्यूशन। अब इसमें ये ऑपरेशन कैसे होता है इसको देखते हैं। तो हमने सभी में लेवल ले लिया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पूरे सिस्टम का जो प्रेशर क्या करते हैं उसको कम करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से उसको क्या करते हैं, कम करते हैं। कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, वैक्यूम पंप चालू करते हैं। जैसे ही वैक्यूम पंप चालू करते हैं तो यहाँ पर जो प्रेशर है जो कंडेंसर का, उसका प्रेशर डाउन हो जाता है और यहाँ पर मान लीजिए 610 mmHg इसका प्रेशर मेंटेन होता है। ठीक है,
ये इससे कनेक्ट है, तो यहाँ पर जो प्रेशर देखते हैं कि जो मिलता है वो मिलता है आपको 580 mmHg, ठीक है। इसके बाद यहाँ का जो देखते हैं प्रेशर है वो है -450 mmHg, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रेशर है वो है मान लीजिए 500 mmHg। इतना क्लियर है। अभी हमने क्या कर लिया, सभी जितने भी ऑपरेटर है सभी में हमने क्या कर लिया, विक सॉल्यूशन को फिल कर लिया और उसको हमने रिसर्कुलेशन चालू कर दिया, और इसके पहले हमने इसके अंदर जो वैक्यूम भी पूरा मेंटेन कर दिया। वैक्यूम देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा है, जैसे जैसे इधर स्टेज में आता जाता है तो वैक्यूम क्या होती है, कम होती है। मतलब जहां से सोर्स है वहां पर सबसे ज्यादा वैक्यूम है, और लास्ट में क्या होती है, वैक्यूम सबसे कम होती है। और एक चीज आप और जानते हैं कि जो वाटर होती है उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कब होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होता है। कब होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होता है। अगर ये प्रेशर को हम लोग क्या कर दें, डाउन कर दें, ठीक है, प्रेशर को डाउन कर दें तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगी क्या होगी, डाउन हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पूरे सिस्टम में वैक्यूम रखते हैं कि अपना जो वाटर है वो कम टेम्परेचर पे क्या होने लगे, बॉयल होने लगे, तो हमको जो हीटिंग जो सोर्स दे रहे हैं वो कम एनर्जी में ही क्या हो, हमारा जो वाटर है क्या हो, उसमें ऑपरेशन चालू हो जाए। तो वैक्यूम का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। यहाँ पर हम लोग जब तक हीट देंगे नहीं तब तक इसमें ऑपरेशन चालू नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट इफेक्ट में क्या करते हैं, यहाँ पर स्टीम देते हैं हीट करने के लिए। क्या करते हैं, स्टीम देते हैं। पूरे सिस्टम में वैक्यूम है, पूरा क्लोज सर्किट है। यहाँ स्टीम हम देंगे तो जो ट्यूब के जो आउटर साइड से, यहाँ के पर क्या होगा, ट्यूब के आउटर साइड से क्या होगा, स्टीम जाएगा, और अंदर से क्या जा रहा है, अपना विक सॉल्यूशन जा रहा है, ठीक है, विक सॉल्यूशन जा रहा है। तो हीट इसका जो टेम्परेचर स्टीम का क्या है, ज्यादा है, और विक सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या है, कम है। तो हीट ट्रांसफर होगा इनमें, ठीक है। और हीट ट्रांसफर जैसे ही होना चालू होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, जो विक सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। विक सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये ऑपरेशन चालू हो जाएगा। ये ऑपरेशन चालू होगा तो जितने भी जो वेपर होंगे कहाँ उठ के जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। क्योंकि यहाँ जो वैक्यूम है तो वैक्यूम क्या करता है, एक रूट ही बनाता है। मतलब इधर से जितने भी है इधर इनको सक करेगा, तो जितने भी जो वेपर है, जितने भी जो गैसें हैं, तो रूट बना के इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, यहाँ से ये जो वेपर होगा, वेपर यहाँ से निकलती रहती है। मतलब जो गैस होती है, गैस यहाँ से निकलती रहती है, और वेपर इसमें आता रहता है, ठीक है। तो यहाँ से जो वेपर है, वेपर यहाँ पर आएगा और यहाँ से होते हुए इस सेक्शन में जाएगा, ठीक है। और जो कंसंट्रेट होता है, जितना भी अपना वेपर निकल गया तो जो विक सॉल्यूशन है, विक सॉल्यूशन क्या होगा, कंसंट्रेट होता जाएगा। जो कंसंट्रेट है, कंसंट्रेट यहाँ तक जाता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको निकाल लेते हैं। ये जो कंटीन्यूअस प्रोसेस चलती रहती है, और इसको हम लोग क्या रिसर्कुलेशन में भी ऐसे रखते रहते हैं और अपना लेवल मेंटेन रखते हैं। स्टीम है, स्टीम हीट देने के बाद अपनी जितनी एनर्जी है, एनर्जी देने के बाद लॉस हो जाती है तो वो कंडेंसेट मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और उसको कंडेंसेट को हम लोग क्या यहाँ से निकाल लेते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है स्टीम कंडेंसेट, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब कुछ भी अगर मान लीजिए गैस है, ठीक है, तो यहाँ से वेंट होता है, वेंट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, गैस को यहाँ से रिलीज कर लेते हैं, ठीक है। तो ट्यूब के बाहर के साइड क्या होगा, स्टीम होगा, और अंदर के साइड से क्या होगा, अपना विक सॉल्यूशन होगा, जिसको हम क्या करें, इवापोरेट करें और कंसंट्रेट करें। तो जो विक सॉल्यूशन का जो वेपर हो या निकल के यहाँ से इसमें आएगा, और जो कंसंट्रेट होगा हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। ये तो पहला इफेक्ट हो गया, ठीक है। इसमें वैक्यूम कितना है, 500 mmHg है। तो मान लीजिए हम इसमें जो स्टीम दिए थे वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने स्टीम यहाँ पर फीड किया। इतने टेम्परेचर पे इसके अंदर हम फीड किए तो इसके अंदर ये ऑपरेशन चालू हो गया। और यहाँ जो वेपर जनरेट हो रहा है उसको हम सब मान लेते हैं कि इसमें जो टेम्परेचर है वो 85 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसमें इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि इसके द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हीट को एक्सचेंज करा सकते हैं। तो हम लोग यही करते हैं मल्टी इफेक्ट इवापोरेटर में। इसमें हीट हम कहाँ देते हैं, केवल एक बार हम स्टीम देंगे। हम लोग जो एनर्जी जो वेस्ट करते हैं केवल एक बार हम लोग देते हैं पहले इफेक्ट में, इसी के अंदर बस स्टीम चलती है। बाकी जितने भी इफेक्ट हैं हम लोग जो एनर्जी यहाँ से जो जनरेट हो रही है, ठीक है, जो भी वेपर जनरेट हो रहा है इसका जो टेम्परेचर है इसी को हम लोग इसके अंदर यूटिलाइज करते हैं। बाकी हम लोग जो सिंगल इफेक्ट जो इवापोरेटर जो पढ़ते थे तो उसमें जो वेपर निकलता था उसको हम लोग कंडेंसर में लाके उसको कंडेंस करते थे। मतलब हम जो उसकी एनर्जी का उपयोग नहीं कर पाते थे, ठीक है। लेकिन हम लोग जो मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर इसीलिए बनाया गया कि जो फर्स्ट इफेक्ट का जो वेपर है उसमें इतना ज्यादा एनर्जी है कि उसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो हाई टेम्परेचर जो वेपर्स है इसको हम लोग लेके जाते हैं सेकेंड इफेक्ट में।
और सेकेंड इफेक्ट में जो वेपर है क्या काम करता है, ये हीटिंग के लिए काम, जैसे हम लोग फर्स्ट इफेक्ट में स्टीम दे रहे थे तो सेकेंड इफेक्ट में हम लोग जो फर्स्ट का जो वेपर होता है उसको देते हैं। तो ये कहाँ होगा, ये ट्यूब के आउटर साइड से वेपर आएगा और जो इसके इनर साइड में क्या होगी वो फीड होगी, जिसको हमको क्या करना है, कंसंट्रेट करना है, तो वही विक सॉल्यूशन होगा। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, जब ये 85 डिग्री सेंटीग्रेड का जो वेपर है यहाँ पर हीट ट्रांसफर वैसे हो रहा है जैसे इसमें हुआ, तो ये इसका जितना भी एनर्जी है, एनर्जी डाउन होने के बाद वो जो वेपर है किसमें हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। और ये वेपर किसका है, ये लिक्विड का ही वेपर है ना, तो इसीलिए हम लोग इसको यहाँ बोलते हैं प्रोसेस कंडेंसेट। क्या बोलते हैं, प्रोसेस कंडेंसेट। और ये जो विक सॉल्यूशन है, विक सॉल्यूशन और ये हीट ट्रांसफर होने के बाद इसका भी यहाँ पर क्या होगा, वेपर जनरेट होगा। क्या होगा, वेपर जनरेट होगा। और इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका जो टेम्परेचर लगभग कितना है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है, 70 डिग्री। इसमें भी इतना टेम्परेचर है कि ये चाहे तो किसी भी लिक्विड को क्या करता है, हीट ट्रांसफर दे सकता है जो इससे कम टेम्परेचर हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जितना भी जो वेपर है वेपर को लेके आते हैं तीसरे इफेक्ट में। क्या आते हैं, तीसरे इफेक्ट में। तीसरे इफेक्ट में हीटिंग के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, सेकंड वाले का जो वेपर होता है, इसका जो टेम्परेचर कितना है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। और यहाँ पर हम लोग फीड करते हैं किसको, विक सॉल्यूशन को। इसको हीट मिलती है, क्या मिलती है, हीट मिलती है। और यहाँ से जो वेपर जनरेट होता है, इसका मान लीजिए अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं कि 40 है चाहे 50 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है। और ये आएगा यहाँ से साइक्लोन सेपरेटर में है। प्रोसेस जब ना जो लिक्विड है उसी का वेपर है, तो यहाँ से भी क्या निकलेगा, प्रोसेस कंडेंसेट ही निकलेगा। ठीक है, और इसमें भी वेंट की प्रोविजन होती है कि कोई भी गैस जनरेट हो रहा है तो यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, वेंट कर सकते हैं। और जो तीसरे इफेक्ट का जो वेपर जो निकलता है अपना जो विक सॉल्यूशन का, जितना भी वेपराइजेशन होगा हम इसको लेके आते हैं साइक्लोन सेपरेटर में। साइक्लोन सेपरेटर में जितने भी जो वेपर्स होते हैं, वेपर जिनका डेंसिटी क्या है, कम है, वेपर है, गैसेस है, वो कहा जाएंगे ऊपर की तरफ। और कुछ ऐसे जो अपने हैवी मटेरियल्स हैं वो कहाएंगे नीचे की तरफ। तो उनको हम क्या करते हैं, यहीं से ऐसे रिफ्लक्स ले लेते हैं इसी के अंदर। ठीक है, उनको हम ऐसे सिस्टम में रिटर्न ले लेते हैं और जो भी वेपर्स या गैसेस होते हैं उसको हम लेके जाते हैं कंडेंसर में। कहाँ ले आते हैं, कंडेंसर में। कंडेंसर में क्या होता है, इसमें ट्यूब के अंदर से क्या चलती है, कूलिंग वाटर चलती है और ट्यूब के आउटर साइड क्या होता है, वेपर्स होता है। वेपर्स जैसे ही ट्यूब के कांटेक्ट में आता है तो हीट ट्रांसफर होता है और वेपर क्या होता है, कंडेंस हो जाता है। कंडेंस हो गया, आएगा कंडेंस स्टोरेज टैंक में और वहां से हम लोग पंप के द्वारा उसको बाहर निकाल लेते हैं। और इसमें क्या होता है, जो भी कुछ ऐसी जो गैसें होती हैं जो कंडेंस नहीं होती हैं, वो क्या होती है, नॉन कंडेंसिबल गैस होती हैं, तो उनको इस वैक्यूम पंप के द्वारा ही क्या होता है, सक कर लिया था बाहर की तरफ। ठीक है, तो उसको क्या होता है, ये नॉन कंडेंसिबल जो गैस होती हैं उनको यहाँ से बाहर निकाल भी देता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि जो टेम्परेचर कितना है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी ऑपरेशन क्या होता है, अच्छा खासा चलता रहता है। कैसे होता है कि हमने जानते हैं कि क्या है, यहाँ पर जो प्रेशर है क्या है, बहुत ही कम है। कितना है, -580 mmHg है। ठीक है, हम लोग जानते हैं ना कि प्रेशर जितना कम बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम। ठीक है, तो प्रेशर यहाँ पर कम होने की वजह से जो लिक्विड की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो भी क्या होती है, कम हो जाती है। कम टेम्परेचर पे बॉयल होने, इसलिए यहाँ पर इवेपोरेशन क्या होता है, अच्छा खासा होता रहता है। सेकंड में क्या है, यहाँ पर वैक्यूम थोड़ा कम है लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर जो हम जो फीड करें और टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ पे इवेपोरेशन ठीक ठाक चलता रहता है। और यहाँ पर हम डायरेक्ट स्टीम दे रहे हैं और यहाँ पर वैक्यूम सबसे कम है, लेकिन यहाँ पर जो हीटिंग जो सोर्स है वो ज्यादा है। यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा मिल रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर हम लोग कम फीड करें, यहाँ पर उससे भी कम फीड करें, लेकिन ऐसे जो अरेंजमेंट किया जाता है और अपना इवेपोरेशन प्रोसेस अच्छे से चलता रहता है। ये होती है पैरेलल फीड में। और इस तरह से जो भी अपना विक सॉल्यूशन है उसको हम लोग कंसंट्रेट कर पाते हैं। मल्टी इफेक्ट इवेपोरेटर का जो वर्किंग है इसको तो आपने समझ लिया। इसको मैं एक शॉर्ट में ब्रेक करूं कि इसमें देखिए मैंने फर्स्ट इफेक्ट में क्या किया, स्टीम दिया और यहां से हमने फीड किया। ठीक है, तो इसका जितना भी कंसंट्रेट रहता है हम इसको यहां से निकाल लेते हैं। जो स्टीम का कंडेंसेट है इसको हम यहां से निकाल लेते हैं। जो वेपर जितना भी जनरेट हो रहा है, तो सेकेंड इफेक्ट में जो सेल साइड से क्या होगा, वेपर जाता है और जो ट्यूब साइड से क्या होगा, अपना विक सॉल्यूशन जो यहाँ से हम जो फीड कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो कंसंट्रेट होता है, जो प्रोडक्ट होता है अपना, इसको हम नीचे से निकाल लेते हैं। और जो वेपर होता है, वेपर को हम ले आते हैं फिर से तीसरे इफेक्ट में। जो वेपर होता है वो जाता है तीसरे इफेक्ट में। तीसरे इफेक्ट में जो सेकेंड इफेक्ट का जो वेपर था वो तीसरे इफेक्ट के लिए क्या रहेगा, वो हीटिंग मीडियम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से इसके सेल साइड से क्या होगा, सेकेंड का वेपर यहाँ से जाएगा जो सेल साइड से होगा ट्यूब के, और जो
ट्यूब के इनर साइड होगा वो क्या होगा, अपना वीक सॉल्यूशन होगा। तो वीक सॉल्यूशन का जो भी वेपर होता है साइक्लोन सेपरेटर में जाता है, साइक्लोन सेपरेटर के बाद कंडेंसर में, कंडेंसर के बाद एक कंडेंसेट कलेक्ट हो जाता है और यहाँ से जो नॉन कंडेंसेबल जो गैस होते हैं वो एग्जिट हो जाते हैं और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को सेपरेट कर लेते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग फॉरवर्ड फीड, बैकवर्ड फीड या मिक्स फीड के बारे में पढ़ेंगे तो ये स्ट्रक्चर ऐसा ही रहता है, लेकिन जो फीडिंग अरेंजमेंट है और प्रोडक्ट को जो कलेक्ट करने का जो सिस्टम है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। मल्टी इफेक्ट इवेपोरेटर की अगर इकोनॉमी की बात करें तो मल्टी इफेक्ट इवेपोरेटर की जो इकोनॉमी है वो हमेशा या तो एक से ज्यादा आएगी या तो एक के बराबर होती है। लेकिन हम लोग सिंगल इफेक्टिव ऑपरेटर में क्या देखते थे कि जो इकोनॉमी उसकी होती है लेस देन 1 आती है। हम लोग उसमें पढ़े थे 0.75 से लेकर 0.95 तक इकोनॉमी उसकी आती है। ठीक है, इसमें क्यों आती है, क्योंकि हम लोग इसमें जो हीटिंग जो सोर्स दे रहे हैं, ठीक है, वो केवल 1 टाइम दे रहे हैं और यहीं पर हम लोग दे रहे हैं और इसी के द्वारा जो भी जो वेपर जनरेट हो रहा है उसको हम लोग यूटिलाइज कर पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसकी जो इकोनॉमी है वो 1 या 1 से ज्यादा आती है। जैसे मान लीजिए इसमें 1 या 1 से ज्यादा मतलब क्या होगा कि 1 kg और हम स्टीम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, स्टीम दे रहे हैं, तो इसमें माना जाता है और जो 1 के पैरेलल आती है तो 1 kg क्या है, इसमें वाटर क्या होगा, इवापोरेट होगा। ठीक है, और 1 से ज्यादा है तो मान लीजिए 1 kg स्टीम देने पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि 1 kg से ज्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर इवापोरेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे इसकी इकोनॉमी आती है। तो इसीलिए सिंगल इफेक्टिव ऑपरेटर से बेटर होता है अपना मल्टीपल इफेक्टिव ऑपरेटर और इसीलिए इसका जो स्कोप है बहुत ही ज्यादा होता है। मल्टी इफेक्टिव ऑपरेटर की अगर एडवांटेज की बात करें तो इसको कंटिन्यूअस प्रोसेस और लार्ज स्केल के लिए यूज किया जाता है, सुटेबल होता है। इसका जो इकोनॉमी होती है ये मोर देन 1 होती है या 1 के बराबर होती है। ये इजी ऑपरेशन और मेंटेनेंस होता है। इसमें एनर्जी कंजप्शन का भी मिनिमाइजेशन हो जाता है सिंगल इफेक्टिव ऑपरेटर की तुलना में। तो ये था आज का सेशन जिसमें हम लोगों ने मल्टी इफेक्टिव ऑपरेटर के वर्किंग और प्रिंसिपल के बारे में जाना, इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में जाना, इसके एडवांटेज के बारे में जाना और इसकी इकोनॉमी के बारे में जाना। दोस्तों अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को एक्टिवेट कर दीजिए। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम आपको बताएंगे मल्टी इफेक्टिव ऑपरेटर के फीडिंग सिस्टम के बारे में कि इसमें फीड अरेंजमेंट कैसे कैसे होता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।